नमस्कार दोस्तों, कई तैयार तो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे उनके विद सॉल्यूशन के साथ। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। क्योंकि आपको पता ही है, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बार बार रिवीजन करते हुए हम जो है अपनी तैयारी को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ तथ्यों की बार बार रिवीजन और जो है अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 31 है हमारा, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य जी द्वारा इनमें से कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, ये आपको बताना है। सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य या फिर अनुभाष्य। अनुभाष्य नामक जो ग्रंथ है ये वल्लभाचार्य जी का है। इसके अलावा इनके और प्रमुख ग्रंथ के नाम हम देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनके ग्रंथ। तो ध्यान रखना है, अनुभाष्य जो ग्रंथ है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक प्रधान दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक भी जो है माना जाता है कौन सा ग्रंथ? अनुभाष्य ग्रंथ। तो दार्शनिक ग्रंथ रहा है ये, और शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। आगे चलकर सूरदास जी ने इसी का प्रतिपादन किया था, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बाह्य ब्रह्मसूत्र, भाष्य तथा उत्तर मीमांसा इंपोर्टेंट है भाई। उत्तर मीमांसा नाम से पूछा जाता है नामक ग्रंथ भी जो है इसी ग्रंथ को कहा गया है, अनुभाष्य ग्रंथ का ही नाम है दूसरा उत्तर मीमांसा। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ है इनके, तत्वार्थ दीप निबंध, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, और एक है इनका पंचश्लोकी पूर्व पूर्व मीमांसा भाष्य इंपोर्टेंट है ये भी ग्रंथ इनका, और भागवत पर सुबोधनी टीका भी इन्होंने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान गीता की रचना किसने की? विज्ञान गीता नामक जो रचना है उसके रचनाकार व्यास जी है, बाल गंगाधर तिलक है, केशवदास है या फिर चिंतामणि। तो सही आंसर है हमारा केशवदास। केशवदास जी द्वारा जो है ये रचना लिखी गई। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो रचनाएं केशवदास की है। रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं केशवदास जी, और किस विद्वान द्वारा माने गए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना है। आज का होमवर्क है। रीतिकाल का जो प्रवर्तक है, वैसे तो चिंतामणि को माना जाता है सर्वमान्य मान्य तौर पर, लेकिन केशवदास को भी जो है रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। और किसने माना, किसने माना, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताना है। तो ध्यान रख देखते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी। इसके अलावा विज्ञान गीता तो आप लोगों ने देख ही लिया, विज्ञान गीता, साथ ही जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी के सभी ग्रंथ जो है केशवदास जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। रसिक प्रिया केशवदास की प्रौढ़ रचना है जो काव्य शास्त्र संबंधी रचना मानी जाती है। ये पूछा जा सकता है इनमें से केशवदास जी की कौन सी रचना काव्य शास्त्र संबंधी है? तो ध्यान रखना है रसिक प्रिया। इनमें इसमें जो है रस वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके मुख्य आधार ग्रंथ जो है नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्रटबध का श्रृंगार तिलक आदि रहा है। तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ बताइए, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है कवि प्रिया की बात। तो कवि प्रिया ग्रंथ काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है इनका, जो इंद्रजीत की रक्षिता और केशव की शिष्या परवीन राय के लिए लिखा गया था। ये पूछा जाता है परवीन राय के लिखे लिए निम्नलिखित में से केशवदास का कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो ध्यान रखना है कवि प्रिया। इसके अलावा यह कवि कल्पतावर्ती और काव्यदर्श पर आधारित है। काव्यदर्श दंडी का है ये। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। केशवदास जी का कौन सा ग्रंथ है जो कि उनका सबसे अधिक
प्रसिद्ध महाकाव्य कहा गया है तो रामचंद्रिका, जिसकी रचना पर्शियन रागों, हनुमान नाटक, कादम्बरी आदि ग्रंथों की सामग्री से ग्रहण की गई। फिर आता है रतन बावनी। रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन, वीर सिंह चरित्र में इंद्रजीत के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जसचंद्रिका का यशोगान किया गया है। फिर आता है विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्योपदेशिक काव्य माना गया है। तो ये जो ग्रंथ है विज्ञान गीता, कई बार पूछा जाता है किस आधार पर रचित ग्रंथ है, तो ध्यान रखना है प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखा गया ये ग्रंथ है केशवदास जी का विज्ञान गीता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम जो रचना है रहीम की है, रसखान की है, कवि गंग की है या दादू दयाल की? तो आंसर है हमारा रहीम। रहीम के प्रसिद्ध रचना है खेट कौतुकम। तो रहीम ने ज्योतिषी संबंधी विषयों पर खेट कौतुकम और दुआविशद योगावली जैसी दो रचनाएं लिखी है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है खेत कौतुकम, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो ज्योतिषी संबंधी ग्रंथ है ये इनका, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। गोकुलनाथ की रचना इनमें से कौन सी है? 84 वेषणों की वार्ता है, भक्तमाल है, चिताई वार्ता है या गोसाई चरित है? तो इनमें से गोकुलनाथ जी की जो रचना है उसका नाम है 84 वेषणों की वार्ता। एक 84 वैष्णव वन की वार्ता और एक हमारी 252 वैष्णवन की वार्ता। तो ये दोनों की दोनों रचनाएं ही गोकुलनाथ जी की है, तो ये ध्यान रखना है। गोकुलनाथ कौन थे? ये जो है वल्लभाचार्य जी के पोते थे, भाई पुत्र, वल्लभाचार्य के पोते माने जाते हैं, विठलनाथ जी के पुत्र। तो देखते हैं अपने दादा के 84 शिष्यों का जीवन कथा इसमें दी गई है और अपने पिता के, तो ध्यान रखना है। 84 वैष्णव की वार्ता ब्रज भाषा में लिखित ग्रंथ, गद्य ग्रंथ है इनका। इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की पुष्टि संप्रदाय की शिष्यों की कथाएं हैं, यानी कि अपने पिता और दादा, यानी दादा इनके वल्लभाचार्य, पिता विठलनाथ जी। 252 वैष्णव की वार्ता में पिता के शिष्यों की जीवन वार्ता इसमें बताई है, और जो है 84 वैष्णव की वार्ता में अपने दादा के यानी कि वल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवन कथा इसमें बताई गई है, तो ध्यान रखना है। आगे दोनों ही रचनाएं गोकुलनाथ जी की है। राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है, तो राग दरबारी उपन्यास में गंगोली गांव है, शिवपालगंज गांव है, बरेली गांव है या मेरीगंज गांव है? तो राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें किस गांव को वर्णित किया गया है? तो शिवपालगंज जो है इसमें वर्णित किया गया है। शिवपालगंज की जो है उसमें के अंदर उसके गांव के जीवन को उसमें दर्शाया है। और जो है मैरीगंज में गांव किस उपन्यास में दर्शाया है? तो ध्यान रखना है मैलांचल, मैलांचल आंचलिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार जो श्रीलाल शुक्ल जी का प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है, और 1969 ईस्वी में जो है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया। यह एक ऐसा उपन्यास है जो शिवपालगंज गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता से अनावृत करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुनर्वा पहला उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारूचंद लेख है, अनामदास का पोथा है? सारे के सारे उपन्यास जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, लेकिन पहला उपन्यास पूछ लिया जाए तो इनमें से बाणभट्ट की आत्मकथा पहला उपन्यास है। तो देख लेते हैं
बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उनका प्रथम ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास माना जाता है। 3 प्रमुख पात्र है इसमें, बाणभट्ट, भटनी और निपुणिका। भटनी और निपुणिका काफी इम्पोर्टेंट पात्र है, इसमें पूछे जाते हैं परीक्षाओं में बार बार। तो भटनी किस उपन्यास की पात्र है, निपुणिका किस उपन्यास में है, तो ध्यान रखना है बाणभट्ट की आत्मकथा। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन जो है 1946 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास पहला गिरमिटिया, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो या फिर मृत्युंजय। तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है पहला गिरमिटिया है गिरिराज किशोर जी का, तो ध्यान रखना है। पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है वो गिरिराज किशोर द्वारा रचित है। एक हिंदी उपन्यास है, महात्मा गांधी पर के जीवन पर आधारित है। इसमें अगर नायक पूछ लिया जाए आपसे, पहला गिरमिटिया उपन्यास में नायक का नाम बताइए, तो मोहनदास जो है नायक है। तो मोहनदास किस पात्र जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, तो देखते हैं। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है? पीली आंधी नामक उपन्यास कृष्ण अग्निहोत्री का है, मैत्री पुष्पा का है, प्रभा खेतान का है या चित्रा मुर्दगल का है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पीली आंधी के जो रचनाकार है वो प्रभा खेतान है। तो देख लेते हैं पीली आंधी की लेखिका कौन है, जो है प्रभा खेतान। इसके और अन्य उपन्यास है, जैसे कि काफी प्रसिद्ध उपन्यास है इसके, छिन्मस्ता और एक है आओ पे घर चले। आओ पे घर चले, ये काफी इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका। पीली आंधी भी इम्पोर्टेंट है भाई। अग्निसंभवा, तालाबंदी, अपने अपने चेहरे, ये सभी उपन्यास जो है प्रभा खेतान जी का है। इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। आओ पे घर चले, छिन्मस्ता, पीली आंधी, अग्निसंभवा, तालाबंदी, अपने अपने घर चले। मैं इसलिए बार बार रिवाइज करती हूँ ताकि आपको क्लास के साथ ही ये याद रहे। तो परीक्षा में जब आपसे पूछे जाएंगे तो लगभग लगभग जो है सभी प्रश्नों का आंसर आप दे सकोगे। चाहे कोई रचना पूछ ली जाए या कथन संबंधी प्रश्न पूछा जाए या पंक्ति पूछी जाए, सभी प्रकार के प्रश्नों को हम करते हुए चल रहे हैं। जितने भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए जो है PYQ है या फिर इम्पोर्टेंट MCQ है, सभी को बार बार रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। जो ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं। इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा कर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? नागार्जुन है, विष्णु प्रभाकर है, प्रभाकर माचवे है या फिर राहुल सांस्कृत्यायन? घुमक्कड़ शास्त्र नामक जो यात्रा वृत्त लिखा है, ये लिखा है राहुल सांस्कृत्यायन जी ने। यात्रा साहित्य के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुए हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। काफी जगहों की इन्होंने यात्रा की है और यात्रा के रूप में जो प्रसिद्ध हुए हैं लेखक, उनमें नाम आता है सबसे पहले राहुल सांस्कृत्यायन जी का, नागार्जुन जी का भी और भाई अज्ञे का। इन तीनों नामों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन का मानना था कि घुमक्कड़ी मानव मन की मुक्ति का साधन होने के साथ साथ अपने क्षितिज विस्तार का भी साधन है। उन्होंने कहा भी था कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, ये इम्पोर्टेंट कथन है भाई। ये पूरा यहाँ पर दिखाई देगा कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। राहुल ने अपनी यात्रा के अनुभव को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र में ये पंक्तियां लिखी है। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पूछ ली जाएगी कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां है, किस ग्रंथ में हमें मिलती है, तो ध्यान रखना है घुमक्कड़ शास्त्र में। राहुल ने यात्रा के दौरान अपने अनुभव को आत्मसात करते हुए ये जो है पंक्तियां लिखी है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया? ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण जो है
अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के कालखंड का विभाजन करते हुए ब्रिज का पूरा लिख देते भाई, ब्रिज का कीर्षण काव्य नाम अपने कालखंड में किसने जो है सुझाया था? हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण करते हुए तो आपको ध्यान रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का नाम आएगा। तो इन्होंने लगभग 11 कालखंडों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। आगे बढ़ते हैं। आज जॉर्ज ग्रियर्सन जी का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 में किया गया। भाषा रही अंग्रेजी भाषा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रिज का कीर्षण काव्य नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। कवियों व लेखकों का विभाजन कालक्रम के अनुसार किया गया। केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया 952 कवि व लेखकों का वर्णन इन्होंने किया। केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया, यानी कि 952 हिंदी के कवियों को स्थान व लेखकों का वर्णन किया। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा, कई बार पूछा जाता है। श्याम सुंदर दास और गिरियशन जी का नाम आता है भाई। और यह ग्रंथ जो है 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है। 12वें अध्याय में काल विभाजन का केवल निर्देश दिया गया है। तो इनके जो अध्याय है वो उनको किस प्रकार से बांटा है, तो सबसे पहले चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जय शिव और उनकी कविता, ब्रिज का कीर्तन संप्रदाय या ब्रिज का कीर्तन काव्य भी कह सकते हैं इसकी जगह। इसके अलावा मुगल दरबार या फिर तुलसीदास भी नाम दिया है एक कालखंड का। रीति काल भी नाम दिया है। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। विविध अज्ञात कवि भी नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 41। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? कलम का सिपाही नामक रचना के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, अमृत राय है, रामविलास शर्मा है या शिवरानी देवी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अमृत राय। अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित ये जीवनी लिखी है, कलम का सिपाही अमृत राय की है। पुस्तक में प्रेमचंद की जीवन के बारे में बताया है और कलम का सिपाही को मूल रूप से प्रकाशित 1962 में किया। पूरे भारत में ये प्रसिद्ध हो गई थी जीवनी कलम का सिपाही। ये पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई और अमृत राय जी की ये पुस्तक इतनी अच्छी लगी कि इन्हें 1963 में कलम के सिपाही इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगर प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1962, अगर ये 1962 अगर ये पूछ लिया जाए इसको, इस पर कलम के सिपाही पुस्तक पर अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो आंसर होगा 1963। 1962 प्रकाशित वर्ष 1963 जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 42। जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरुपति भेल काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? विद्यापति है, हित हरिवंश है, मीराबाई है या फिर रसखान है? तो सही आंसर है हमारा विद्यापति। जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरुपति भेल, इन पंक्तियों के रचयिता विद्यापति है। प्रमुख रचनाएं विद्यापति की कीर्ति लता और एक है भाई कीर्ति लता का, दोनों अवहट भाषा में लिखी गई रचनाएं है। इसके अलावा मणिमंजरा नाटिका, गंगा वाक्यावली, भूपर किरमा भी इनकी रचनाएं है। विषय रहा है श्रृंगार और भक्ति रस। भाषा रही है संस्कृत भाषा में भी इन्होंने रचनाएं लिखी। इसके अलावा अवहट भाषा में भी रचनाएं लिखी जैसे कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका। साथ ही मैथिली भाषा में इनकी पदावली काफी प्रसिद्ध रचना है। तो प्रसिद्धि का आधार भी पदावली रही है इनकी, तो ध्यान रखना है। पुरस्कार व उपाधियां दी गई महाकवि के रूप में
तो इन्हें लगभग लगभग 16 उपाधियों से नवाजित किया गया। कवि कंठाभरण, अभिनव, जयदेव, पंचानन आदि जो है नामों से इन्हें जाना गया। आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 43। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। यह कथन किसका है? सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। तो ये कथन कहा गया है रामविलास शर्मा जी द्वारा। तो ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर किसी कीर्ति का मूल्यांकन करते थे। साहित्यिक आलोचना की 3 पुस्तकें, प्रगति और परंपरा 1949, संस्कृति और साहित्य, ये भी 1949 में प्रकाशित हुई, और साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968। इनकी प्रमुख 3 आलोचनात्मक पुस्तकें रही है रामविलास शर्मा जी की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44। औचित्य रसिद्धांत रसिदस्य शिथिलम काव्यस्य जीवतम। तो ये पंक्ति किस आचार्य की है? आप सभी को पता है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र जी है। तो ये पंक्ति भी क्षेमेंद्र जी की ही है। तो ध्यान रखना है, औचित्य क्षेमेंद्र काशी भी जो आचार्य क्षेमेंद्र जी है वो काशी के निवासी रहे थे, और उन्होंने 11वीं शताब्दी में औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी। क्षेमेंद्र ने अपनी कीर्ति अपनी औचित्य विचार चर्चा में रसदर्श काव्य का जीवित या फिर आत्म बोध औचित्य तत्व को घोषित कर एक नए सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की थी। औचित्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुए आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। मम्मट जी की प्रसिद्ध पंक्ति जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः कवापी। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है, ये पंक्ति किसकी, ये किस आलोचक का मत है कि किस आलोचक का मत है भाई? ये कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है। एडिसन का मत है, वर्ड्सवर्थ का है, कोलरिज का, या मैथ्यू का है? तो ये मत है कोलरिज का। तो ध्यान रखना है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है, कोलरिज द्वारा ये मत ये कहा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, तो किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति निम्नलिखित में से जो है श्री भट्टोत की है। तो ये ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन नवीन रसानुकूल, सॉरी भाई माफी चाहूंगी, पता नहीं क्या हो गया। देखते हैं। देखते भाई। प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है, प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य की रचना में समर्थ बनाती है। काव्य हेतु में
प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रतिभा के महत्व के बारे में भट्टोत जी कहते हैं, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। तो अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नवीन रसायनों को करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भाई, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त? सही आंसर है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का जो कार्य है इन्होंने 1903 में संभाला और साथ ही 1920 तक इन्होंने कार्य किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। इससे पहले चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास जी भी रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ पहली बार, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, 1920 तक रहे। यह मासिक पत्रिका निकाली जाती थी। सरस्वती जो पत्रिका है ये मासिक रूप से निकाली जाती थी, ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है मासिक रूप से निकाली जाती थी या फिर साप्ताहिक थी, वार्षिक थी? तो ध्यान रखना है मासिक पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर कमायनी? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो जिसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा ये लिखा गया है। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट दिया गया है भाई, यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो हरिओद खड़ी बोली के प्रथम महाकवि ये भी कहा जाता है। हरिओद खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। लेकिन वैसे खड़ी बोली का जो विकास है द्विवेदी युग में ही हो गया था और शवछंद खड़ी बोली के शवछंद कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य धारा कृष्ण काव्य की प्रशंसा में होते हुए भी से भिन्न है। प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है। इसके अलावा देख लेते हैं प्रश्न नंबर 49। भाषा के लक्षक व व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। एक सेकंड भाई, प्रश्न हमारा अधूरा रह गया भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कथन में 49% 48% थे भाई इस सेट के अंतर्गत। तो हम नेक्स्ट क्लास में और अन्य प्रैक्टिस सेट को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना।